लैप और वेव कंप्लीट पढ़ दिया था ना, एग्जाम्पल से समझ में भी आ गया था। चलो नेक्स्ट लिखो अपने, इक्वलाइजर रिंग, समकारी छल्ला, इक्वलाइजर रिंग, इक्वलाइजर रिंग लिखो। इसमें समझा दिया था मैंने कल। यह है निम्न प्रतिरोध का एक चालक तार होता है। यह निम्न प्रतिरोध का एक चालक तार होता है जिसे लैप वाउंड जनित्र में असंतुलित धारा को रोकने हेतु प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट डमी कॉइल, ये आर्मेचर के साथ ही जुड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट डमी कॉइल बता देता हूं क्या होती है डमी कॉइल। सिर्फ कौन सी वाइंडिंग में यूज होती है, वेव वाउंड जो जनरेटर होते हैं उन्हीं के अंदर ये यूज होती है। कारण बता देता हूं इसका। पहली चीज तो ये कि जो स्मॉल मशीन्स होती हैं, छोटी मशीन जो होती हैं, उनके अंदर डमी कॉइल जो होती है उसका कोई भी काम नहीं होता। उसका रीजन ये होता है, वास्तव में डमी कॉइल कहाँ यूज करते हैं। मान लो अपने पास में ये कोई मशीन है जिसके अंदर इस प्रकार से स्लॉट बने हुए हैं। स्लॉट होते हैं मशीनों के अंदर ऐसे, ठीक है। ये स्लॉट बने हुए हैं इस मशीन के अंदर। जब मशीन को वाइंडिंग करते हैं, मशीन के अंदर अपने वाइंडिंग स्थापित करते हैं, तो मान लो सभी जो स्लॉट्स हैं उनके अंदर वाइंडिंग आ जाती है। कई बार क्या होता है कि अपने जो स्लॉट्स होते हैं और अपने जो वाइंडिंग्स के टर्न होते हैं वो इतने ज्यादा नहीं हो पाते कि सारे स्लॉट्स में क्या आ जाए, पूरे आ जाए। समझ में आ गई मेरी बात। ये यानी कि मान लो अपने को रिक्वायरमेंट के अनुसार, वाइंडिंग की रिक्वायरमेंट के अनुसार स्लॉट्स इतने ज्यादा या इतने कम हो जाते हैं कि वाइंडिंग जो है वो कम से कम स्लॉटों में क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, और कुछ स्लॉट्स क्या रह जाते हैं, खाली रह जाते हैं। समझ में आ गई बात। ये ठीक है। जरूरी नहीं है कि सभी स्लॉट्स में वाइंडिंग आए। अपनों को मान ले कुछ इस तरीके की वाइंडिंग करनी है जो टोटल स्लॉट्स में पूरी न आकर 2 स्लॉट्स खाली रह जाते हैं। 2 स्लॉट्स क्या रह जाते हैं, खाली। जब आपको पता है ये 2 स्लॉट्स खाली रह गए और बाकी सारे स्लॉट्स भर गए, तो यहाँ का जो अपने पास में एक भार है वो थोड़ा हल्का है और यहाँ से भार क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। पता है आपको सभी को, ठीक है। तो आपका जो आर्मेचर है क्या वो बैलेंस तरीके से घूम पाएगा, क्या नहीं घूम पाएगा, क्योंकि उसका मैकेनिकल बैलेंस नहीं है अभी तक। मैकेनिकल बैलेंस का मतलब उसकी हर रेडियस पर भार क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, है या नहीं है, ठीक है। तो अपने क्या बोलते हैं कि जिन स्लॉट्स या जो स्लॉट्स खाली रह गए हैं उनके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग तो आई नहीं, तो उसकी जगह पर अपने क्या कर देते हैं, डमी कॉइल लगा देते हैं। शॉर्ट सर्किट रिंग होती है, चालक शॉर्ट सर्किट रिंग होती है, जिसे खाली पड़े हुए जो अपने पास में स्लॉट्स हैं उनके अंदर क्या कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है। अब ये 4 स्लॉट्स अपने पास खाली पड़े थे, इनमें अपनों ने क्या कर दिया, डमी कॉइल लगवा दी। जब डमी कॉइल अपने लगा देंगे तो अपना जो पूरा आर्मेचर था वो बैलेंस हो जाएगा। तो अपने क्या बोल सकते हैं, डमी कॉइल का यूज वेव वाउंड मशीनों में किया जाता है। किस लिए किया जाता है, यांत्रिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, मैकेनिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए डमी कॉइल यूज की जाती है मशीनों के अंदर, बड़ी मशीनों में। लिखो उसको। हेलो हेलो, क्लास स्टार्ट होगी, हाँ जी। लिखो, डमी कॉइल का उपयोग वेव वाइंडिंग मशीनों में, डमी कॉइल का उपयोग वेव वाउंड मशीनों में यांत्रिक संतुलन प्रदान करने हेतु किया जाता है।
यांत्रिक संतुलन प्रदान करने हेतु किया जाता है। फिर लिखो इन्हें केवल बड़ी मशीनों में उपयोग किया जाता है। इन्हें केवल बड़ी मशीनों में उपयोग किया जाता है। फिर लिखो राइजर। राइजर राइजर लिखो राइजर में इसे कम्यूटेटर के साथ राइजर इसे कम्यूटेटर के साथ शॉर्ट सर्किट किया जाता है। राइजर देखा हुआ है क्या किसी का? देखो, जब कम्यूटेटर होता है, ये इस प्रकार से कम्यूटेटर है, ठीक है, और कम्यूटेटर पर क्या होते हैं? खांचे बने होते हैं, इस प्रकार से होते हैं सारे खांचे, ठीक है। इन खांचों पर क्या आप लोग वाइंडिंग जोड़ सकते हो क्या? नहीं जोड़ सकते ना इन खांचों पर। इन खांचों पर होता क्या है, वाइंडिंग जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। इन खांचों पर इस प्रकार से इससे बड़ी एक रिंग लगी होती है, ऐसे देखिए आपने, ठीक है। उस रिंग के ऊपर भी इस प्रकार से स्लॉट्स बने होते हैं, ऐसे प्रत्येक खांचे के लिए स्लॉट्स होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। इन स्लॉट्स का उपयोग किस लिए हो जाता है पता होगा आप सभी को। अब तो जो वाइंडिंग आर्मेचर से आ रही है, जो कॉइल आर्मेचर से आ रही है, उसको इस खांचे में लाकर सोल्डर कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? सोल्डरिंग। यहां सोल्डरिंग कर दी, यहां सोल्डरिंग कर दी, यहां सोल्डरिंग, यहां सोल्डरिंग। तो प्रत्येक स्टड पर एक जो अपने पास वाइंडिंग है या एक कॉइल जो है वो पूरी हो जाती है इस प्रकार से। समझ में आ गई बात? ये वो राइजर होता है। तो आपने पूछा जाए कि आर्मेचर चालकों को कम्यूटेटर के साथ किसकी सहायता से जोड़ा जाता है, तो किसकी सहायता से जोड़ा जाता है? राइजर की सहायता से जोड़ा जाता है, ठीक है। लिखो इसमें लिखो सो कम्यूटेटर के साथ शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। नेक्स्ट लिखो राइजर पर कम्यूटेटर चालकों को राइजर पर कम्यूटेटर चालकों को सोल्डरिंग की सहायता से राइजर पर कम्यूटेटर चालकों को सोल्डरिंग की सहायता से जोड़ा जाता है। सोल्डरिंग की सहायता से जोड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखो शाफ्ट। मशीन के भाग पूरे हैं, शाफ्ट लिख लो। राइजर में क्योंकि वो हाई करंट के लिए फ्लो होती है। इक्विलाइजर रिंग वही यूज होगी जहां अनडिस्ट्रीब्यूशन करंट हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड या अनबैलेंस्ड करंट हो, और वो सिर्फ उन्हीं जनरेटरों में हो सकता है जहां पर करंट के पाथ ज्यादा होंगे। और करंट के पाथ ज्यादा कहां पर होते हैं? लैप वाइंडिंग में। वेव में तो दो ही पाथ होते हैं ना, तो दो पाथ में तो अपने पास में अनबैलेंस की जरूरत ही नहीं है। एक प्लस की तरह काम करेगा, दूसरा माइनस की तरह काम करेगा। बस इसलिए अपने क्या करते हैं, वेव वाइंड में ये चीज नहीं होती। लेकिन लैप में क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बहुत ज्यादा होते हैं, और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ज्यादा होने के कारण वहां पर प्रत्येक पाथ के अंदर करंट जो है वो अलग अलग फ्लो होने लग जाती है। अनडिस्ट्रीब्यूट करंट, जब मतलब एक पाथ दूसरा पाथ, आपने कल क्वेश्चन किया था, ऊपर वाला कितने जनरेट कर रहा था? 8 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, नीचे वाला भी कितने कर रहा था? 4 वोल्ट। अब मान लो ऊपर वाला 4 वोल्ट जनरेट करना है, नीचे वाला 2 वोल्ट जनरेट कर रहा है, विभवांतर आ गया ना 2 वोल्ट का। अब विभवांतर आएगा तो अब सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने लग जाएगी। मेन करंट तो 1 एम्पियर जा ही रही थी, नहीं जा रही थी, लेकिन उन दोनों के विभवांतर के कारण एक सर्कुलेटिंग करंट और फ्लो हो जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। और वो सर्कुलेटिंग करंट क्या करेगी? मेन करंट का विरोध करेगी, और मेन करंट का विरोध करेगी तो क्या बनेगी? स्पार्किंग। उसको कम करने के लिए इक्वलाइजरिंग लगाई जाती है। वो मेन करंट बनती है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने क्या कर लग देते हैं? इक्वलाइजरिंग लगा देते हैं। तो वो आर्मेचर के साथ लगती है ये, हाँ बिल्कुल श्रेणी में। जब अपने रेजिस्टेंस नहीं लगाते आर्मेचर कम्यूटेशन को कम करने के लिए, प्रत्येक कॉइल के साथ वो वैसे ही लगती है, चालक रिंग होती है बस एक, ये उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये रिंग लगा दी जाती है। तो डमी कॉइल तो वहां यूज होगी ना जहां पर अपने पास में वाइंडिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वाइंडिंग जुड़ी हुई है एक साथ, हाई वोल्टेज। देखो मेरी बात सुनो, आप समझो, अगर मान लो नंबर ऑफ टर्न्स हाई है और नंबर ऑफ टर्न्स लो है, दोनों में बात बता देता हूं। नंबर ऑफ टर्न्स अगर लो है अपने पास, तो अपने क्या वोल्टेज ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं क्या? नहीं उत्पादन कर सकते। नंबर ऑफ टर्न्स अपने पास हाई है
तो अपने वोल्टेज ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन अपने को जो डोमेस्टिक घरेलू जो कार्य होते हैं उनमें ज्यादा धारा की जरूरत नहीं होती है। होती है क्या बताओ? नहीं होती है। वहां नॉर्मल करंट की जरूरत होती है अपने को। तो उस कंडीशन के अंदर वेव बाउंड जनरेटर का यूज करेंगे अपने, और वेव बाउंड जनरेटर पर वोल्टेज ज्यादा रखने के लिए अपने क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वाइंडिंग लगाएंगे। अब मान लो कोई जनरेटर था, उसका आर्मेचर उन्होंने इस तरीके से डिजाइन कर दिया, बना दिया मान लो, और बाद में अपने को पता चला कि जो रिक्वायरमेंट अपनी है वोल्टेज और करंट की, उस रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर आर्मेचर वाइंडिंग अपने इस आर्मेचर पर करते हैं तो 2 स्लॉट्स क्या रह जाते हैं, खाली रह जाते हैं। क्योंकि आपको पता है पोल, स्लॉट्स और चालक तय हैं। अगर आपके पास 4 पोल है तो स्लॉट्स पोलों के हिसाब से होंगे या नहीं होंगे, और चालक उतने हैं तो चालक उसके हिसाब से होंगे। तो अगर एक स्लॉट्स में वाइंडिंग नहीं गई, 2-3 स्लॉट्स में वाइंडिंग नहीं गई, तो वो तो खाली रहेगा ना। तो वहां का जो सरफेस एरिया है वो क्या रहेगा, खाली रहेगा, और परिधि के अनुसार वो चीज क्या हो जाएगी, बाहर में कम आएगी। तो वहां पर आकर रोटर जो क्या है वो क्या करेगा, इस प्रकार से वाइब्रेट करेगा। एक स्पीड जो अपने बोलते हैं वो नहीं घूम पाएगा, बैलेंस गति नहीं कर पाएगा। उसको बैलेंस गति देने के लिए उतने ही भार की अपने क्या लगाएंगे, डमी कॉइल्स उसके अंदर लगा देंगे। आगे बात समझ में? और डमी कॉइल्स उस भार की पूर्ति कर देंगे और उसको यांत्रिक संतुलन मिल जाएगा। बस इतने काम होता है। लेकिन वो डमी कॉइल ईएमएफ उत्पादन करने में सहायता नहीं करती अपनी कोई भी। उनका आर्मेचर वाइंडिंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, ये ध्यान रख लेना। उन कॉइलों का आर्मेचर वाइंडिंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। ऐसे नहीं कि वो आर्मेचर की श्रेणी में समांतर में कुछ नहीं, वो अलग ही कॉइल है एक, बस वो सिर्फ यांत्रिक संतुलन देती है, बाकी उसका कोई सहायता नहीं है। ठीक है, आगे लिखो शाफ्ट में, देखो यह है माइल्ड स्टील की बनी होती है, यह है माइल्ड स्टील की बनी होती है। फिर लिखो कम्यूटेटर, कम्यूटेटर को बोलते हैं दिक् परिवर्तक या दिशा परिवर्तक। बात एक ही है, दिक् परिवर्तक या दिशा परिवर्तक। इसकी पहली कड़ी जो होती है वो क्या होती है, स्प्लिट रिंग। जो अपने पास कम्यूटेटर होता है उसकी पहली कड़ी क्या होती है, स्प्लिट रिंग। क्योंकि छोटी मशीनें जो होती हैं जहां वाइंडिंग्स के टर्नों की संख्या कम है, क्वाइलों की संख्या कम है, वहां पर क्या यूज करते हैं, अपने स्प्लिट रिंग यूज करते हैं। स्प्लिट रिंग जो होती है वो किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से एक रिंग होती है हाफ, एक स्प्लिट रिंग हो गई और दूसरी अपने पास ये स्प्लिट रिंग हो गई। जिस प्रकार से कम्यूटेटर के खंड होते हैं वैसे ही अपने पास स्प्लिट रिंगें होती हैं, और इनके साथ में क्या जोड़ दिया जाता है, इस प्रकार से चालक को जोड़ दिया जाता है। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, ये अपने पास में एक ही कॉइल है, इसलिए स्प्लिट रिंग कितनी आ गई, 2 स्प्लिट रिंग। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूर्णन करती है तो अपने पास में जो अपने को वेव मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, इस प्रकार से मिलेगी। क्योंकि डीसी मिलती है, पल्सेटिंग डीसी है या नहीं है। अगर यहां पर स्लिप रिंग होता तो क्या मिलता आउटपुट में अपने को, एसी। स्लिप रिंग होता तो स्लिप रिंग ऐसी होती है, अलग अलग दोनों होती है, नहीं होती। ठीक है, लेकिन ये अपने पास में क्या होता है, आधी रिंग होती है इस प्रकार से इस प्रकार से, क्योंकि ये चालक बाद में यहां आ जाएगा और ये चालक कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। समझ में आ गई बात ये? तो इसलिए अपने क्या बोलते हैं, एक बार ये इधर आएगा, एक बार ये इधर आएगा, तो हमेशा जो करंट है वो किस में चलती है, पॉजिटिव में चलती है, नेगेटिव में नहीं जा पाती। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैं बोलता हूं कि नंबर ऑफ स्प्लिट रिंग की संख्या बढ़ा दी जाए, एक यहां लगा दी जाए, एक यहां लगा दी जाए, तो अपने पास नंबर ऑफ कॉइल्स भी बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे या नहीं बढ़ जाएंगे? नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ जाएंगे तो टर्न्स भी, ये जो अपने को वेव मिल रही है ये भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब अपने को सेकंड वेव मिल जाएगी, इस प्रकार से मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? ठीक है, फिर मैंने जोड़े, पहले मैंने 1 जोड़ा किया, 2 किया, तो चक्कर कितना मिला था मेरे को, 1। जब मैंने 2 जोड़े कर दिए यानी 4 कर दिया तो चक्कर कितने मिल गए, 2। अगर मैं यहां पर 6 कर देता हूं चक्कर कितने मिल जाएंगे, 3। नंबर ऑफ n करता हूं तो चक्कर कितने मिल जाएंगे, 2n। नंबर कितने मिल जाएंगे भी, मान लो यहां पर नंबर ऑफ n कर देता हूं मैं, तो ये अपने पास में क्या हो जाएंगे, n/2। क्या हो जाएंगे, n/2। जो अपने पास में स्प्लिट रिंगों की संख्या होती है वो चक्करों की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। देखो जैसे जैसे आपके चक्कर मिलते जाएंगे आपको ये चीज जो है ये क्या मिलती जाएगी, इस प्रकार से, मतलब एक लास्ट में जो वेव मिलेगी वो आपको कैसे मिलेगी, प्योर डीसी। क्या मिलेगी, प्योर डीसी। तो अपने क्या करते हैं, कम्यूटेटर के खंड क्यों ज्यादा लगाते हैं, बताओ मुझे। अगर कम खंड होंगे, कम वाइंडिंग होगी आर्मेचर पर, तो आपको प्योर डीसी प्राप्त नहीं होगी।
डीसी जनरेटर में प्योर डीसी प्राप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कम्यूटेटर पर खंडों की संख्या बढ़ा दी जाती है। और कम्यूटेटर पर खंडों की संख्या कैसे बढ़ाओगे आप, उसमें चालक बढ़ाकर। आर्मेचर वाइंडिंग में यदि कुंडलों की संख्या, चालकों की संख्या बढ़ा दी जाए तो आप प्योर डीसी प्राप्त कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं ना अपने, क्योंकि चेंजेस बहुत जल्दी होने लग जाएंगे। और अगर मान लो चालकों की संख्या कम है तो आपको कौन सी मिलेगी, पल्सेटिंग डीसी मिलेगी, स्पंदित डीसी। तो डीसी जनरेटर में स्पंदित डीसी से शुद्ध डीसी प्राप्त करने के लिए आर्मेचर कुंडलों की संख्या बढ़ाई जाती है। जब आर्मेचर कुंडलों की संख्या बढ़ाओगे तो आपको क्या बढ़ाने पड़ेंगे, आर्मेचर के ऊपर जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं उनको भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि कॉइल किसके साथ जुड़ती है आकर, सेगमेंट्स के साथ अगर जुड़ती है या नहीं है। ठीक है, पहले सबसे पहले लिखो आप स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग, विभक्त छल्ला, स्प्लिट रिंग को बोलते हैं विभक्त छल्ला। विभक्त छल्ला लिखो इसमें, लिखो यह सामान्यतः तांबे की बनी होती है, यह सामान्यतः तांबे की बनी होती है, सामान्यतः तांबे की बनी होती है, जिन्हें कम चालकों वाली आर्मेचर वाइंडिंग पर, जिन्हें कम चालकों वाली आर्मेचर वाइंडिंग पर कम्यूटेटर के स्थान पर उपयोग किया जाता है। नोट कर लो ये पोल्स, स्प्लिट रिंग और साइकिल। 2 पोल से भी 1 साइकिल मिलेगा, 4 पोल से 2 साइकिल मिल जाएंगे, और 6 पोल से 3 साइकिल मिल जाएंगे, 8 पोल से 4 साइकिल मिल जाएंगे। नंबर ऑफ पोल है तो n/2 साइकिल्स मिल जाएंगे आपको। हाँ संदीप, हेलो, नमस्ते। क्योंकि नंबर ऑफ साइकिल जल्दी जल्दी बढ़ने लग जाएंगे ना, क्योंकि देखो जीरो होने का जो क्रम है वो थोड़ा और ज्यादा जल्दी होने लग जाएगा, फिर पता नहीं चलेगा अपने को। पल्सेटिंग में जीरो होती है ना जहां डीसी, वो जीरो होने का क्रम और जल्दी होने लग जाएगा, मतलब स्पीडली बहुत जल्दी जीरो होने लग जाएगी, फिर अपने को पता ही नहीं चलेगा कब जीरो आ गया और कब मैक्सिमम वैल्यू आ गई। फिर नेक्स्ट पहले वाली कॉइल का साइकिल जीरो होगा, उससे पहले अगली कॉइल का साइकिल शुरू हो जाएगा। ठीक है, बता देता हूं कैसे बना के मैं भी। हाँ देखो जीरो कैसे हो जाती है वो चीज आप नोट करो, सभी समझो पहले उसको। जीरो कैसे हो जाता है, मतलब ये पूछ रहा है बच्चा कि साइकिल जो होते हैं, या मैं ऐसे बोल रहा हूं कि स्प्लिट रिंगों की संख्या अगर कम्यूटेटर पर बढ़ाई जाए, या कम्यूटेटर खंडों की संख्या अगर बढ़ाई जाए, चालकों की संख्या अगर बढ़ाई जाए, क्वाइलों की संख्या अगर बढ़ाई जाए, तो शुद्ध डीसी कैसे प्राप्त होगी। कैसे प्राप्त होगी, उसका कारण यह है कि जहां पहले आपको 360 में एक ही चक्कर मिल रहा था, 360 में एक ही चक्कर मिल रहा था आपको, यानी 360 में आपकी जो डीसी थी वो कितनी बार जीरो हो रही थी, 2 बार या 3 बार, 3 बार हो रही थी ना अपने पास में, 1 2 3। अब अगर अपने स्प्लिट रिंगों की संख्या बढ़ाते हैं तो 360 में अपने को चक्कर कितने मिल जाएंगे, अब 2 चक्कर। जब आपके सामने 2 बॉल के जोड़े हैं, 3 जोड़े हैं, तो आपको साइकिल कितने मिलने लग जाएंगे, इस प्रकार से 3 साइकिल। 4 जोड़े हैं तो साइकिल कितने मिलने लग जाएंगे आपको, 4 साइकिल। जब आप n नंबर ऑफ पोल्स करोगे तो आप देखोगे कि जैसे ही कोई एक जीरो होने से पहले ही अगला साइकिल क्या हो जाएगा, शुरू।
फिर ये 0 होगा, इससे पहले अगला साइकिल शुरू, फिर ये 0 होगा, इससे पहले अगला, मतलब 0 होने का जो केस है वो बहुत कम होने लग जाएगा। इस प्रकार से आप देखो यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, जो 0 वाली केस है ना, वो जो कॉइल 0 होगी उससे पहले अगली कॉइल में क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा। इतनी जल्दी कम्यूटेटर बुर्सों को क्या कर देगा, चेंज करता रहेगा। समझ में आ गई बात ये? तो इसलिए अपने को जो करंट फ्लो मिलेगी वो इस प्रकार से मिलेगी, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये अगर और कम्यूटेटर चालकों की संख्या बढ़ा देंगे अपने, तो ये जो ये कौन सी डीसी मिल गई अपने को, वेरिएबल मिल गई ना। पहले कौन सी थी, पल सेटिंग, से कौन सी मिल गई, वेरिएबल। और चालक बढ़ा देंगे तो फिर क्या आ जाएगी, प्योर डीसी आ जाएगी। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, इसलिए अपने पास में जो चालक या पोलों की संख्या बढ़ा दी जाती है तो प्योर डीसी प्राप्त की जा सकती है जनरेटर से। ठीक है, आगे लिखो। स्प्लिट रिंग समझ में आ गई सभी को? अब लिखो, स्प्लिट रिंगों का समूह, स्प्लिट रिंगों का समूह कम्यूटेटर कहलाता है। स्प्लिट रिंगों का समूह है कम्यूटेटर कहलाता है। हेलो, हाँ जी, कम्यूटेटर क्या, प्योर डीसी कैसे प्राप्त होती है? ठीक है, लिखो कम्यूटेटर, क्या लिखा है मैंने, स्प्लिट रिंगों का समूह है कम्यूटेटर कहलाता है, जो हार्ड ड्रोन कॉपर, कठोर कर्षित तांबे, हार्ड ड्रोन कॉपर, हार्ड ड्रोन कॉपर, कठोर कर्षित तांबा के खंडों से मिलकर, कठोर कर्षित तांबा के खंडों से मिलकर बना होता है, खंडों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट लिखो, कम्यूटेटर का कार्य, कम्यूटेटर का कार्य आर्मेचर में उत्पन्न होने वाली धारा के स्वरूप को बदलना होता है। धारा के स्वरूप को बदलना होता है। जनरेटर में इसका काम क्या होता है, एसी टू डीसी लाना, और मोटर में इसका काम क्या होता है, डीसी टू एसी लाना। ये लिख लो, जनरेटर में इसका काम होता है एसी को डीसी में चेंज करना, और मोटर में इसका काम होता है डीसी को एसी में लेके आना। लिख लिया? लिखो, डीसी जनरेटर के लिए, डीसी जनरेटर के लिए कम्यूटेटर को, डीसी जनरेटर के लिए कम्यूटेटर को यांत्रिक दिष्टकारी, डीसी जनरेटर के लिए कम्यूटेटर को यांत्रिक दिष्टकारी, पहले बताया था ना सालू, दिष्टकारी कैसे काम करता है, एसी टू डीसी, वैसे ये काम करता है एसी टू डीसी, इसलिए इसको मैकेनिकल रेक्टिफायर बोलते हैं मशीनों के लिए। ठीक है, वो कौन सा होता है अपने पास, वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है ना, डायोड रेक्टिफायर तो इलेक्ट्रॉनिक्स ही होता है। उसके जैसा एक मेटल रेक्टिफायर भी आता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम का बना होता है, या सेलेनियम का बना होता है। लेकिन ये देखो किसका बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, ना कोई ऑक्साइड है इसके अंदर, लेकिन फिर भी क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है, इसलिए इसको यांत्रिक दिष्टकारी कहा जाता है, मैकेनिकल रेक्टिफायर। इसलिए इसे यांत्रिक दिष्टकारी कहा जाता है, मैकेनिकल रेक्टिफायर। समझ में आ गई बात? यांत्रिक दिष्टकारी कहते हैं इसको, मैकेनिकल रेक्टिफायर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, कम्यूटेटर खंडों का आकार वी आकार रखा जाता है। कम्यूटेटर खंडों का आकार वी आकार रखा जाता है ताकि वी आकार रखा जाता है ताकि अपकेंद्रीय बल को निरस्त किया जा सके, ताकि अपकेंद्रीय बल को निरस्त किया जा सके। निरस्त किया जा सके।
उसके बाद लिखो दो कम्यूटेटर खंडों को रोधित करने के लिए, दो कम्यूटेटर खंडों को रोधित करने के लिए उनके मध्य अब्रक ब्रैकेट में देना माइका, अब्रक ब्रैकेट में देना माइका का रोधन उपयोग में लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। एक कैजुअल सी बात है, जो रोधन है, इंसुलेशन है, उसका लेवल कम्यूटेटर से ऊपर होगा या कम्यूटेटर के खंड से नीचे होगा लेवल? कम्यूटेटर खंडों से नीचे लेवल होना चाहिए ना उसका। दो अपने पास कम्यूटेटर खंड है, जैसे एक ये खंड हुआ मेरे पास और एक दूसरा ये खंड हुआ, तीसरा ये खंड हो गया, ठीक है। ये पीछे से किस प्रकार से होते हैं? वी शेप में होते हैं। ऐसे वी शेप का कारण मैंने बता दिया आपको। कारण क्या होता है? क्योंकि ये राउंड शेप में होते हैं, वर्ताकार पोजीशन होती है इनकी, और जब मशीन हाई रेटेड स्पीड पर घूमती है तो मशीन के प्रत्येक भाग पर कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल, केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है। अगर इनके वी शेप का नहीं बनाया जाएगा तो ये उखड़ जाएंगे, कुछ समय बाद में क्या हो जाएंगे? ये उखड़ जाएंगे। जैसे अपकेंद्रीय स्विच यूज करते हैं अपने, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का नाम सुना हुआ है? हाई स्पीड पर चलता है तो वो क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है ना, अपने आप हो जाता है, नहीं हो जाता है? वही कहानी इसके साथ होगी। इसलिए अपकेंद्रीय बल को न्यूट्रलाइज करने के लिए इनको पीछे से किस आकृति का बना दिया जाता है? वी आकृति का बना दिया जाता है, ठीक है। अब ये दोनों शॉर्ट भी तो नहीं होने चाहिए। शॉर्ट क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि प्रत्येक के साथ में क्या जुड़ी होती है? कॉइल। अब ये शॉर्ट हो गए तो कॉइल भी क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? तो इनको शॉर्ट होने से बचाने के लिए इनके बीच में यहां पर क्या भर दिया जाता है? माइका, जिसका जो लेवल होगा वो कम्यूटेटर खंडों से क्या होता है? नीचे होता। अगर ऊपर कर देंगे तो ब्रुश जैसे ही आएगा फिर क्या करेगा? ब्रुश क्या करेगा? थोड़ा सा जंप लगाएगा और फिर क्या बनेगी? स्पार्किंग। फिर आएगा, फिर जंप लगाएगा, फिर स्पार्किंग। तो ये तो बहुत छोटे होते हैं खंड, तो बहुत छोटे खंड होते हैं। लगभग मैं क्या बोलूं आपको, मशीन के अंदर 2-2 mm के स्टड लगे होते हैं, 2-2 mm के स्टड। अब 2 mm के बाद बुर्स अगर बार बार जंप करेगा तो स्पार्किंग क्या बनेगी? बहुत ज्यादा बनेगी। और स्पार्किंग होने से क्या हानि होगी? सबसे बड़ी बात, स्पार्किंग होने से कम्यूटेटर खंड पर क्या पड़ जाएंगे? खड्डे पड़ जाएंगे। और खड्डे पड़ जाएंगे तो अपने को स्मूथ कम्यूटेशन प्राप्त नहीं होगा। समझ में आ गई बात? ये इसलिए अपने क्या करते हैं, यहां पर इनका स्तर इनसे थोड़ा नीचे रखा जाता है। एक तो ये इंसुलेशन हो गया। एक ये किसके साथ जुड़े होते हैं? कम्यूटेटर खंड किस पे लगा होता है? सारे शाफ्ट पर लगे होते हैं। तो शाफ्ट और कम्यूटेटर के बीच में भी तो इंसुलेशन होता है, नहीं तो शाफ्ट में करंट आने लग जाएगा। शाफ्ट और कम्यूटेटर और मशीन जो होती है उनके बीच में जो इंसुलेशन होता है बीच में यहां पर, वो किसके बना होता है? बेकेलाइट का। वो किसका ऐसा होता है? बेकेलाइट का। यानी शाफ्ट और कम्यूटेटर के बीच में बेकेलाइट का इंसुलेशन दिया जाता है। लिख दो इसमें, शाफ्ट तथा कम्यूटेटर के मध्य शाफ्ट तथा कम्यूटेटर के मध्य बेकेलाइट का रोधन उपयोग में लाया जाता है। ये डीसी जनरेटर के पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब लिखो अपने डीसी जनरेटर की विद्युत वाहक बल समीकरण। ईएमएफ इक्वेशन। डीसी जनरेटर की विद्युत वाहक बल समीकरण। डीसी जनरेटर की विद्युत वाहक बल समीकरण। डीसी जनरेटर की विद्युत वाहक बल समीकरण लिखो इसमें, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न होने वाला, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल गतिज रूप से प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। गतिज रूप से प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है जो एसी प्रकार का होता है, जो एसी प्रकार का होता है। लिख दोगे E बराबर NP5 अपॉन में 60
इंटू ए अपॉन में जेड पी। जेड अपॉन में पी क्या होता है बताओ मुझे? पोल पिच। जेड अपॉन में क्या होती है? पोल पिच। पढ़ाता है नहीं पढ़ाता? जेड अपॉन में पी, एस अपॉन में पी क्या थी अपने पास में? पोल पिच थी या नहीं थी बताओ मेरे को? थी ना अपने पास में। ये जेड अपॉन में पी चालक प्रति पोल, किसके पदों में है? ये पोल पिच है, चालक के पदों में। स्लोट होता तो स्लोट प्रति पोल आ जाता। यहां पर अपने पास एन क्या है? स्पीड। किस में लेनी है? आरपीएम में। पी क्या है अपने पास? यहां एन पी फाई जेड अपॉन में ए, या जेड यहीं रख देते हैं। चलो ये कंप्लीट समीकरण बन गया अपने पास। यहां पर पी क्या है? पोल। फाई क्या है? मेन फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स है? मेन फ्लक्स, या इसको क्या बोल सकते हैं? फील्ड फ्लक्स। फील्ड का फ्लक्स ही है ना ये, आर्मेचर का तो नहीं है। उसके बाद में जेड क्या है? कंडक्टर, जिसको क्या बोलते हैं? चालकों की संख्या। बोला ना, चालकों की संख्या में वृद्धि करके क्या बढ़ाया जा सकता है? ईएमएफ बढ़ाया जा सकता है। सीरीज में या पैरेलल में? चालक किस में बढ़ाओगे, सीरीज में या पैरेलल में? बताओ। सीरीज में बढ़ाने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। पैरेलल में बढ़ाएंगे तो क्या होगा? धारा बढ़ेगी अपने पास, ईएमएफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ए क्या है? समांतर पथों की संख्या। क्या पोल और जेड और 60 है कांस्टेंट है या नहीं है? है ना, क्योंकि ये चीजें वो हैं जो मशीन बनाते समय तय कर दी जाती है कि इतने चालक होंगे, 2 पोल होंगे। बनाने के बाद में मशीन में पोल चेंज कर सकते हो क्या आप? 2 की जगह 4 लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते। तो कांस्टेंट क्या आ जाता है अपने सामने जब समीकरण बढ़ेंगे? ई बराबर के एन इंटू क्या बच गया? सिर्फ 5 के बच गया। के बराबर ई बराबर के इंटू में एन 5। के क्या क्या आ गया अपने पास? पी जेड अपॉन में 60 इंटू में ए। ये अपने पास में क्या है? कांस्टेंट है, नियतांक है। कांस्टेंट वो होते हैं जिन्हें आप चेंज नहीं करते, जो एक बार बनाने समय क्या कर दिए जाते हैं? तय कर दिए जाते हैं, मानकों के अनुसार तय। जितनी रिक्वायरमेंट है उन इसके अनुसार पोल भी तय है, जेड भी तय है, और 60 ए भी क्या है? तय है। लैप और वेव भी आपको तय ही है। ठीक है, नोट कर दो इस समीकरण को। ये नोट हो गया। एक चीज और समझ लो, लैप के लिए और वेव के लिए ये सिंपल और ये भी सिंपल लैप और सिंपल वेव वाइंडिंग होती है ना, सिंपलेक्स जिसको बोलते हैं। लैप के लिए आपका क्या पढ़ते हो? पोलों की संख्या किसके बराबर होती है? समांतर पथों की संख्या के। दोनों बराबर है तो कट जाएंगे, दोनों बराबर है तो क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो ईएमएफ की समीकरण क्या बन जाएगी? ई बराबर एन फाई जेड अपॉन में क्या बन जाएगा? 60। एन फाई जेड अपॉन में 60। और वेव वाइंडिंग के लिए अपने पास में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो ये समीकरण क्या बन जाएगी? एन पी फाई जेड अपॉन में 120। क्या बन जाएगी? 120। 120 कैसे आ गया? 2 इंटू 100, 2 इंटू 60 बराबर कितना आ गया? 120। ऐसे भी समीकरण लिख सकते हो आप लैप और वेव के लिए। ये लैप वाइंडिंग के लिए और ये वेव वाइंडिंग के लिए। क्वेश्चन आ जाता है डीसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग के लिए विद्युत वाहक बल की समीकरण निकालो, तो फिर आपको ऐसे निकालनी पड़ेगी। और अगर ये 60 ना दे तो छोड़ दो भला इसको, समीकरण इतनी भी बन सकती है एन फाई जेड, क्योंकि 60 तो आरपीएम में चेंज करने के लिए बटे में लगाया मैंने, आरपीएस को आरपीएम में लगाने के लिए। फिर लिखो डीसी जनरेटर के प्रकार, टाइप ऑफ डीसी जनरेटर। टाइप ऑफ डीसी जनरेटर, पहला टाइप लिखो डायनेमो। हाँ जी,
परमानेंट मैग्नेट प्रकार का, स्थायी चुंबक प्रकार का डीसी जनरेटर। डायनमो पहला डीसी जनरेटर था, सबसे पहला विश्व का। माइकल फेराडे ने इसी को बनाया था पहले, बाद में बने थे ये विद्युत चुंबक वाले। तो सबसे पहला जनरेटर कौन सा अपने पास में? डायनमो। डायनमो से ही शब्द निकला था डायनेमिक इंडक्शन, गतिज प्रेरण, इसी से निकल कर आया था वो शब्द। डायनमो से ही निकला था डायनेमिक इंडक्शन, या उसी डायनेमिक इंडक्शन से डायनमो बना था, दोनों में से एक बात थी। अब कौन सी थी वो मेरे को भी नहीं पता। डायनमो आपने नॉर्मली देखा हुआ है सभी ने, पुराने टाइम में गाड़ियों के अंदर बैटरी चार्जिंग करने के लिए किसका यूज किया जाता था? डायनमो का यूज किया जाता था। डायनमो एक प्रकार का डीसी जनरेटर है जिसमें फील्ड चुंबक यूज की जाती है। जिसमें क्या यूज की जाती है? फील्ड चुंबक, यानी कि परमानेंट मैग्नेट को फील्ड के रूप में यूज किया जाता है। और उनके बीच में क्या रखा जाता है? आर्मेचर को। आर्मेचर तो सभी को पता है, इस प्रकार से आर्मेचर पर कम्यूटेटर लगा होता है, और यहां पर अपने पास में क्या होती है? जिस बैटरी को चार्ज करना है, यही सर्किट होता है उसका। ठीक है, डायनमो जो होता है अपने पास में, उसके अवगुण क्या क्या है? एक तो ये कि टाइम टू टाइम इसका ईएमएफ क्या होता जाएगा? घटता चला जाएगा। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट जो है वो लंबे समय तक यूज नहीं की जा सकी। जैसे जैसे समय गुजरेगा इनका चुंबकत्व क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। चुंबकत्व कम होने का मतलब क्या कम हो जाए आपके पास में? फ्लक्स। और फ्लक्स कम हो रहा है तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कुछ समय ऐसा आएगा या कुछ समय पश्चात ये आएगा कि इनके जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो ये जनरेटर ईएमएफ उत्पादन नहीं करेगा, डायनमो जो होता है। दूसरी बात ये, इन्हें छोटे स्तर पर यूज किया जा सकता है, हैवी ईएमएफ के लिए इनका यूज नहीं किया जा सकता। 18 वोल्ट तक मैक्सिमम इनका यूज कर सकते हो आप बैटरी चार्जिंग के लिए, लेकिन उससे ज्यादा इनका यूज नहीं किया जाता। समझ में आ गई बात ये। फिर तीसरी बात ये कि इसमें विद्युत वाहक बल को बढ़ाया नहीं जा सकता फील्ड को बढ़ाकर, क्योंकि इसकी फील्ड क्या है? कांस्टेंट है। आप सिर्फ आर्मेचर की स्पीड को बढ़ाकर क्या कर सकते हो? ईएमएफ को बढ़ा सकते हो। फ्लक्स के द्वारा ईएमएफ को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसके फ्लक्स को चेंज नहीं किया जा सकता है, ना ही परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें छोटे छोटे पॉइंट है वो लिखवा देता हूं मैं खाली, बाकी समझाने वाला इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, लिखो इसमें, डायनेमो में लिखो, यह एक छोटा जनित्र है जिसे 18 वोल्ट तक ईएमएफ उत्पादन हेतु उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के जनित्र को लंबे समय तक उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इस प्रकार के जनित्र को लंबे समय तक उपयोग में नहीं लाया जा सकता। लंबे समय तक उपयोग में नहीं लाया जा सकता क्योंकि इनका चुंबकत्व समय के साथ घटने लगता है। क्योंकि इनका उपयोग या इनका चुंबकत्व समय के साथ घटने लगता है। फिर नेक्स्ट, इन जनित्रों के ईएमएफ को फील्ड की सहायता से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इन जनित्रों के ईएमएफ को फील्ड की सहायता से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। लिखो आगे, यह एक प्रकार का स्थिर वोल्टता प्रदान करने वाला जनित्र है। यह एक प्रकार का स्थिर वोल्टता प्रदान करने वाला जनित्र है। इसलिए इसका उपयोग गाड़ियों में बैटरी चार्जिंग हेतु
इसलिए इसका उपयोग गाड़ियों में बैटरी चार्जिंग हेतु किया जाता था। बस था, है नहीं था, अब अल्टरनेटर लगाने लगे गाड़ियों में भी। पता है ना सभी को, आज की जनरेशन 2019 मॉडल की गाड़ियां जो आ रही है ना, उनमें अल्टरनेटर्स लगे होते हैं, और उससे क्या करते हैं, अल्टरनेटर्स लगा देते हैं 12 से 18 वोल्ट का, और बीच में रेक्टिफायर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? रेक्टिफायर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा देते हैं, वो एसी बनाएगा। अब अल्टरनेटर में तो आपको पता है परमानेंट मैग्नेट की जरूरत भी नहीं है, ना कम्यूटेटर की जरूरत है, परमानेंट मैग्नेट होती नहीं है, उसके अंदर विद्युत चुंबक होती है अल्टरनेटर में। और अल्टरनेटर एसी बनाएगा, फिर उसको रेक्टिफायर से डीसी में चेंज करेंगे, फिर उसको फिल्टर लगा के प्योर डीसी में चेंज करेंगे, और फिर बैटरी क्या हो जाएगी, चार्ज होने लग जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आ गया ना, रिलेज आ गई आजकल, तो पुराना टाइम के लिए कौन यूज करेगा। लिखो आगे दूसरा, विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक प्रकार के जनित्र, विद्युत चुंबक प्रकार के जनित्र, इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसमें लगी होती है वो जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेट। लिखो, इन जनित्रों में मुख्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है, जिसे फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है जिसे उत्तेजन प्राप्त होता है, जिसे उत्तेजन प्राप्त होता है। उत्तेजन प्राप्त होता है। फिर लिखो उत्तेजन, एक्साइटेशन। उत्तेजन क्या होता है? उत्तेजन लिखो इसमें, एक्साइटेशन करते हैं ना अपने डीसी जनरेटरों का, अल्टरनेटर का भी करते हैं एक्साइटेशन, तो अल्टरनेटर को भी जरूरत होती है एक्साइटेशन के लिए। लिखो इसमें, क्या आपके शब्दों में एक्साइटेशन का क्या मतलब होता है, बताओ मेरे को। एक्साइटेशन जनरेटर में क्यों देते हैं अपने, उसका कोई रीजन तो होता होगा। मैग्नेटिक वाले चैप्टर में मैंने आपको रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के बारे में बताया था, अवशिष्ट चुंबकत्व को, उसको उत्पन्न करने के लिए फील्ड वाइंडिंग को क्या दिया जाता है, एक्साइटेशन दिया जाता है। कौन सी वाइंडिंग को? फील्ड वाइंडिंग को। हमेशा कौन सी वाइंडिंग को? फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेशन दिया जाता है। और एक्साइटेशन के रूप में कौन सी सप्लाई दी जाती है, एसी या डीसी? एसी क्यों नहीं देते? क्योंकि एसी में पहले चुंबकन होगा और फिर क्या हो जाएगा, विचुंबकन हो जाएगा, तो जो अवशिष्ट चुंबकत्व बना था वो तो वापस क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए डीसी सप्लाई का यूज किया जाता है। ठीक है, लिख दो एक्साइटेशन में, लिख दो, लिख दो अवशिष्ट चुंबकत्व प्राप्त करने के लिए, अवशिष्ट चुंबकत्व प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए फील्ड वाइंडिंग को डीसी स्रोत, अवशिष्ट चुंबकत्व प्राप्त करने के लिए फील्ड वाइंडिंग को डीसी स्रोत से जोड़ा जाता है। डीसी स्रोत से जोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया को एक्साइटेशन या उत्तेजन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, उत्तेजन हेतु, उत्तेजन हेतु उत्तेजक के रूप में, उत्तेजक के रूप में, उत्तेजन हेतु उत्तेजक के रूप में डीसी स्रोत जैसे शंट जनित्र, डायनमो, जैसे शंट जनित्र, डायनमो का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है 110 से 200
220 वोल्ट डीसी, 110 से 220 वोल्ट डीसी। अब कई बोलेंगे डायनेमो तो अभी आपने बताया था 18 वोल्ट उत्पन्न करता है है ना, तो जनरेटर छोटे भी तो होते हैं शंट जनरेटर इसीलिए साथ में बैकअप के लिए दिया ना, लिख देना 110 वोल्ट से 220 वोल्ट डीसी। वो तो अवशिष्ट चुंबकत्व से वोल्टेज जनरेट होती है, जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व होता है ना, उससे 6 से 10 वोल्ट जनरेट हो जाती है, लेकिन बाद में जनरेट करने के लिए आर्मेचर करंट फ्लो करनी पड़ती है अपने को जनरेटरों में। ओपन सर्किट जनरेटर होता है ना, वो होता है 6 से 10 वोल्ट तो अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण उत्पन्न होने वाली वोल्टता है। अगर अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होगा तो वोल्टता जनरेट करेगा ही नहीं जनरेटर, और है तो नो लोड पर भी कितनी बना देगा, 6 से 10 वोल्ट बना देगा वो। ठीक है, ये समझ में आया एक्साइटेशन। अब यहां पर एक नया शब्द और सामने आ गया, क्या, अवशिष्ट चुंबकत्व। लिखो उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व, अवशिष्ट चुंबकत्व। ये जरूरी है सारी चीज जनरेटरों के लिए। लिखो लिखो पोलों को उत्तेजित करने के पश्चात, उत्तेजित करने के पश्चात बचा हुआ चुंबकीय क्षेत्र, बचा हुआ चुंबकीय क्षेत्र अवशिष्ट चुंबकत्व कहलाता है। अवशिष्ट चुंबकत्व कहलाता है। फिर अगली लाइन लिखोगे, पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र। नेक्स्ट लाइन से लिखा करो, पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र को छोड़कर, पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र को छोड़कर अन्य सभी जनित्र बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के, अन्य सभी जनित्र बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के वोल्टता उत्पादन नहीं करते हैं, बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के वोल्टता उत्पादन नहीं करते हैं। लिखो, अवशिष्ट चुंबकत्व जनित्र को लंबे समय तक, अवशिष्ट चुंबकत्व जनित्र को लंबे समय तक उपयोग में न लाने पर या ओवरहीटिंग होने पर, ओवरहीटिंग समझते हो, ज्यादा गर्म हो जाए जनरेटर, क्योंकि गर्म होने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ओवरहीटिंग होने पर, ओवरहीटिंग होने पर समाप्त हो जाता है। कारण आ जाता है, अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त होने के कारण क्या क्या होते हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि जनरेटर को आपने 2 साल तक चलाया ही नहीं तो समाप्त हो जाएगा। और अगर दूसरा कारण पूछे तो ओवरहीटिंग के कारण, ज्यादा गर्म हो जाए जनरेटर लोड पर तो भी समाप्त हो सकता है। अच्छा, मान लो फुल लोड पर आपका जनरेटर जो है उसका अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो गया, उसके पोल में अवशिष्ट चुंबकत्व 0 हो गया, उस समय उसके पोलों को चार्ज करने का मेथड है, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्साइटेशन तो बोलते हैं अपने, लेकिन पोलों को चार्ज करने का एक मेथड और भी होता है जिसको बोलते हैं फील्ड फ्लशिंग मेथड। क्या बोलते हैं, फील्ड फ्लशिंग मेथड। जब पोल पूर्णतः डिस्चार्ज हो जाता है, पूर्ण चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है फुल लोड पर, तो उन्हें वापस चार्ज करने की जो विधि है उसको कहते हैं फील्ड फ्लशिंग मेथड या फील्ड फ्लशिंग विधि। अब समझ में आ गया सारा अवशिष्ट चुंबकत्व की कहानी। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर, निम्नलिखित में से कौन सा जनित्र है जो बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी वोल्टता उत्पादन कर सकता है, तो कौन सा है, पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र। ये एक ऐसा जनित्र है जिसे हमें अवशिष्ट चुंबकत्व की जरूरत नहीं है। और अगर आ जाए सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ एक्साइटेड, तो उसमें सबसे पहला कारण जो होगा वोल्टता उत्पादन न करने का, वो क्या होगा, अवशिष्ट चुंबकत्व की समाप्ति। आपसे पूछे कि डीसी श्रेणी जनित्र वोल्टता उत्पादन नहीं कर रहा, पहला ऑप्शन मिलेगा आपको
उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं है। बाकी ऑप्शन अलग अलग मिले या तीनों ऑप्शन ऐसे मिले जिसमें नहीं वाला काम हो जाए तब तो नहीं है, वरना पहला कारण क्या होगा, अवशिष्ट चुंबकत्व की समाप्ति ही होता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटरों के अंदर। ठीक है, ये जनरेटरों की सारी प्रणाली पूरी होगी। अब हेडिंग लगा लो, थोड़ा सा लिखवा देता हूं मैं। पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र। उत्तेजन के आधार पर जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, पृथक उत्तेजित और स्व उत्तेजित। उसमें पहला लिख दो, पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। थोड़ा सा इसकी संरचना आपको समझा देता हूं मैं, फिर इसके बारे में कल अपने डिटेल से पढ़ेंगे। कल दो जनरेटर आई होप मैं पूरे करवा दूंगा, सीरीज और पृथक दोनों ही, क्योंकि जनरेटरों में कोई टाइम नहीं लगने वाला। सीरीज एक दिन में सीरीज हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर एक दिन में पूरा शंट हो जाएगा, उसके बाद में कंपाउंड ज्यादा बड़ा है नहीं, हो जाएगा 2-3 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और मोटरों में टाइम लगता नहीं, क्योंकि मोटरों की ज्यादा संरचना किसके जैसी है, जनरेटर्स के समान ही है, तो मोटरों में ज्यादा टाइम वैसे नहीं लगने वाला। ठीक है, देखो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, ये पढ़ रहे हैं अपने। इसको सेपरेटली एक्साइटेड क्यों बोलते हैं, उसका रीजन होता है इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है उसके और आर्मेचर वाइंडिंग जो है उनके बीच कोई भी विद्युतीय संबंध नहीं होता, एक दूसरे से अलग होते हैं। ये कौन सी वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग F1 और किससे शो करते हैं, F2 से। ये कौन सी वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग, किससे शो करते हैं, A1 और A2 से। दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से पृथक होने के कारण इस जनरेटर को क्या बोला जाता है, सेपरेटली एक्साइटेड। सेपरेट का मतलब क्या होता है, अलग। या फिर अपने इसको ये बोल सकते हैं, इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है उसको अलग से क्या दिया जाता है, डीसी सप्लाई दी जाती है या एक्साइटेशन दिया जाता है बाहरी किसी डीसी स्रोत से। यानी इसको जो उत्तेजन है वो आर्मेचर से प्राप्त नहीं होता। और बाकी जो जनरेटर पड़ेंगे उनको उत्तेजन कहां से मिलेगा, आर्मेचर से मिलेगा। सीरीज जनरेटर को कहां से मिलता है, आर्मेचर से। शंट को कहां से मिलता है, आर्मेचर से। कंपाउंड को कहां से मिलता है, आर्मेचर को। क्या इसको मिलेगा आर्मेचर से, नहीं मिलेगा। इसको एक्साइटेशन कहां से मिलेगा, बाहरी डीसी स्रोत से। उसके लिए शंट जनरेटर भी हो सकता है, बैटरी चार्जर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपने इसको क्या बोलते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। आगे बात समझ में ये, ठीक है। और इसके अंदर जो करंट्स फ्लो होंगी वो दो करंट्स होंगी। लोड लगा दिया आपने यहां पर RL, लोड में जो बहने वाली धारा होगी उसको क्या बोलेंगे, IL। यहां से जो करंट फ्लो होगी उसको क्या बोलेंगे, IA। और इससे जो करंट फ्लो होगी उसको क्या बोलेंगे, IF। IF को क्या बोलते हैं, फील्ड करंट। और इसको नियंत्रित करने के लिए मैं यहां पर क्या लगा देता हूं, एक रिहोस्टेट लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं, रिहोस्टेट RH। क्योंकि फील्ड करंट के साथ में विलक्षण भी तो पढ़ने हैं अपने को, कि फील्ड करंट को अगर घटाया और बढ़ाया जाता है तो आर्मेचर धारा या EMF पर क्या इफेक्ट पड़ता है। आई बात समझ में ये, ठीक है। सबसे पहली चीज ये कि इस जनरेटर को अगर बिना फील्ड करंट के चेंज करके चलाया जाए तो ये स्थिर वोल्टेज जनरेटर है या नहीं है। क्योंकि आपकी फील्ड का फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है। और फील्ड का फ्लक्स कांस्टेंट है तो आपका EMF भी क्या बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। दूसरी बात ये, लोड बढ़ाने पर इस जनरेटर की फील्ड धारा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। पड़ेगा क्या, बताओ मुझे। लोड बढ़ने पर कौन सी धारा बढ़ेगी, क्या फील्ड धारा पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं। तो अपने क्या बोलेंगे कि इस जनरेटर में फील्ड धारा और आर्मेचर धारा एक दूसरे से स्वतंत्र है, एक दूसरे से स्वतंत्र है। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। तीसरी बात ये कि इनके अंदर से अगर अपने बोले कि डीसी जनरेटर जो है उसकी फील्ड करंट को चेंज किया जाए तो EMF में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, EMF में परिवर्तन होगा। समझ में आ गई बात ये। लेकिन आर्मेचर धारा को अगर परिवर्तित किया जाए तो इसके फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ गई बात ये। इसके फ्लक्स को चेंज करने के लिए क्या लगा दिया अपनों ने, रिहोस्टेट लगाया है। समझ में आ गई बात ये। इन जनरेटरों के अंदर पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहली चीज पढ़नी है अपने को जनरेटर के अंदर आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है या नहीं होता है। आर्मेचर के रेजिस्टेंस को किससे लिखोगे आप, RA से। किससे लिखोगे, RA से। और जहां रेजिस्टेंस है वहां वोल्टेज ड्रॉप होगी या नहीं होगी, होगी ना। तो आर्मेचर की वोल्टेज ड्रॉप को किससे लिखा जाएगा, VA बराबर IA इंटू में RA। ये किसकी वोल्टेज ड्रॉप हो गई, आर्मेचर की वोल्टेज ड्रॉप। किसमें से, उत्पादित EMF में से। उत्पादित EMF, उत्पादित EMF ये है यहां पर, ये जनरेटेड EMF होगा। कौन सा EMF होगा, जनरेटेड EMF। अगर जनरेटेड EMF में से
अगर मैं आर्मेचर की वोल्टेज ड्रॉप को घटा दूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगी? टर्मिनल वोल्टेज मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी? ठीक है, जनरेटेड मान लो 200 है, इसने 200 वोल्ट उत्पन्न की और 10 वोल्ट किसने खपत कर ली? आर्मेचर ने। तो बाहर कितनी मिलेगी? 190। कौन सी वोल्टेज है? लोड की वोल्टेज है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। समझ में आ गई बात? ये फिर नोट मत करो, कल करवाऊंगा नोट दोबारा से, ये समझा रहा हूं खाली, नोट मत करो, कल करवाऊंगा, ये बता रहा हूं खाली मैं। दूसरा ये कि अपने पास में अगर ये बोले कि फील्ड तो इसके अंदर है नहीं, तो फील्ड के लिए अगर अपने बोले कि फील्ड के लॉसेस हैं, ये सेम चीज लिख देता हूं यहां पर, फील्ड का वोल्टेज ड्रॉप। तो फील्ड अपने पास में किससे लिखी है? एफ से। तो V बराबर क्या लिख देंगे अपने? आई एफ इंटू में आर एफ। फील्ड का रेजिस्टेंस कितना है? जबकि फील्ड की तो ड्रॉप जितनी वोल्टेज इसको देंगे वो ड्रॉप ही है उसकी सारी। 10 वोल्ट देंगे तो 10 वोल्ट, 110 देंगे तो 110 वोल्ट, क्योंकि उसके साथ में ऐसे तो है नहीं कोई आर्मेचर लगा हुआ है, फील्ड के साथ वही है सारा। ठीक है, फिर अगर तीसरी बात अपने बोले टर्मिनल वोल्टता, किससे लिखते हैं? VT से। टर्मिनल वोल्टता को और क्या बोल सकते हो आप? बताओ मुझे। टर्मिनल वोल्टता को और क्या बोल सकते हो आप? लोड वोल्टेज या वोल्टेज ड्रॉप, लोड के द्वारा। समझ में आ गई बात? ये लोड के द्वारा खपत की गई वोल्टता ही क्या होती है? टर्मिनल वोल्टता। और टर्मिनल वोल्टता को आप लिख सकते हो V बराबर I इंटू में आर एल या IL इंटू में RL। समझ में आ गई बात? ये कितनी आई थी? 190। अब मैं आपको बोलता हूं कि जनरेटर में EMF कितना होगा, तो E बराबर आप क्या बोलोगे? टर्मिनल वोल्टता प्लस में IA इंटू में RA। कितना EMF बनेगा? ये कितना था आपके पास? 190 प्लस ये कितना था? 10 बराबर कितना आ गया? 200। अब बताओ जनरेटरों के अंदर EMF का मान ज्यादा होता है या फिर टर्मिनल वोल्टता का मान ज्यादा होता है? EMF का। और जब दोनों का मान बराबर हो जाए, तो टर्मिनल वोल्टता और EMF का मान बराबर हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरेटर आदर्श जनरेटर है। कौन सा जनरेटर है? आदर्श जनरेटर, क्योंकि जितना जनरेट किया उतना ही टर्मिनल वोल्टता दे दी, मतलब लॉसेस नहीं है। सिंपल सी बात तो ये है ना। टर्मिनल वोल्टता और EMF बराबर होने का मतलब, टर्मिनल वोल्टता और EMF बराबर होने का मतलब ये हुआ कि जनरेटर में लॉसेस नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकियों को लॉस हो जाएगा फिर। थैंक यू।